तो पिछली वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। दो वस्तुएं, प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। मैंने आपको क्या बोल रखा है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लिखते रहा करें, ठीक है। तो हमें कोई दो वस्तुएं दे रखी हैं, कोई भी दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक का जो द्रव्यमान है वो 1.5 kg है और एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। यानी कि अगर मैं इन दोनों को बनाऊं तो मेरी जो पहली वस्तु होगी वो ये होगी, ऐसे करके मैंने पहली वस्तु बना ली, और दूसरी वस्तु हम यहाँ बना लेते हैं। दोनों ही सीधी रेखा में गति कर रही हैं, इसका मतलब ये इधर जा रही है, और दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि अगर ये वाली वस्तु इधर जा रही है तो ये वाली वस्तु इस तरफ आएगी। यहाँ तक समझ में आया। दोनों का ही द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान को हम m1 बोल देते हैं, इसका द्रव्यमान है 1.5 kg, ठीक है 1.5, और इसका द्रव्यमान इसको हम m2 बोल देते हैं, इसका मान भी 1.5 kg ही है। यहाँ तक समझ में आया। हमने जो जो बोला गया था क्वेश्चन में हमने उतना तो लिख लिया अभी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस चीज़ को। टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। टकराने से पहले का वेग, संवेग संरक्षण के नियम में पढ़ा था, टकराने से पहले का वेग जो होता है उसे हम प्रारंभिक वेग ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है ये इसका हमें प्रारंभिक वेग दे रखा है, तो इसको मैं u1 लिख लेता हूँ, 2.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शायद अगर मैंने पहले ना बताया हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर पहले बताया होगा तो बहुत अच्छी बात है। जिसको आता होगा बहुत, मतलब वो इसको अच्छे से समझ भी लेगा। देखो जैसे मान लो ये वस्तु इस तरफ जा रही है और ये वस्तु इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो दोनों के वेग का जो रिलेशन होता है, यानी कि दोनों जो आपस में इनका जो वेग होगा आपस में कैसे संबंधित होगा, उसमें हम माइनस साइन से दर्शाते हैं। नहीं समझ में आई बात? समझो। देखो अगर ये वस्तु इस तरफ जा रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाली वस्तु इसके विपरीत दिशा में है, ठीक है। बिना किसी क्वेश्चन को पढ़े, बिना किसी डायग्राम को देखे आपको कैसे पता चलेगा? उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, अगर इसके वेग को आपने पॉजिटिव लिया है तो इसके वेग को आप नेगेटिव ले लोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप माइनस का u1 ले रहे हो तो यहाँ पर आपको, सॉरी, अगर आप यहाँ पर u1 ले रहे हो तो यहाँ पर आपको माइनस का u1 लेना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये बस हमें इतना बता रहा है कि ये वाली वस्तु इसके हिसाब से विपरीत दिशा में चल रही है। इस माइनस का और कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर और कोई रोल नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये हमें विपरीत दिशा बताता है। तो इसी तरीके से ये दोनों जो वस्तुएं हैं, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया है तो इसको भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं दोबारा समझा देता हूँ। कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, ठीक है। जब भी कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं तो हम एक के वेग को पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे के वेग को नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव क्यों लेते हैं? सिर्फ इतना बताने के लिए कि इन दोनों की जो दिशा है वो कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर ये इस तरफ है तो ये इस तरफ है। अगर हमें कोई डायग्राम ना दिया हो और आपको दोनों में ऐसे बोल रखा हो कि u1 और ये माइनस का u1, तो आप समझ जाना कि दोनों का जो वेग है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक आपको? ठीक है, चलो। तो अब यहाँ से हम u2 ले लेते हैं। u2 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 2.5, इसका पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। सम्मिलित वेग निकालना है। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे या जितनी भी कंसेप्ट सीखे थे उसके अंदर हमने ये सीखा था कि कोई भी दो वस्तुएं जब टकराएंगी तो वो किसी ना किसी वेग से आगे की पीछे की तरफ जाएंगी। जैसे ये एक वस्तु हो गई जो इस तरफ होगी और ये एक वस्तु हो गई जो इस तरफ चल रही होगी। जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो टकराने के बाद ये वाली वस्तु पीछे की तरफ जाएगी टकरा के इससे, है ना, ऐसे करके टकराएगी फिर पीछे की तरफ चली जाएगी। तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा, किसी ना किसी वेग से तो पीछे की तरफ ही जाएगी। अब ये वाली वस्तु जो होगी ये भी इस तरफ जाएगी भाई टकरा के, है ना, तो ये भी जिस वेग से जाएगी उसको हम v2 बोल देते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था कि वस्तु जुड़ नहीं रही थी, दोनों ही वस्तु अलग अलग वेग से आगे पीछे की ओर जा रही थी। पहले ये मतलब दोनों आपस में टकराए तो ये भी थोड़ा सा पीछे, ये भी थोड़ा सा पीछे। जिस वेग से गए उसको हमने v1, पहली ही वस्तु जिस वेग से पीछे गई उसको हमने v1 बोल दिया, दूसरी वस्तु जिस वेग से पीछे गई उसको हमने v2 बोल दिया। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि दोनों ही वस्तुएं टकराने के बाद जुड़ जाती हैं, ठीक है। टकराने के बाद अगर ये दोनों ही वस्तु जुड़ जाती हैं, मान लो ये दोनों ऐसे करके जुड़ गई, यहाँ से ये वस्तु आई, यहाँ से ये वस्तु आई, अब ये आगे पीछे नहीं गई हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये v1 और v2 की ज़रूरत
नहीं पड़ने वाली। समझ में आया है मैंने क्या समझाने की कोशिश की? भाई ये टकराने के बाद पीछे जाती थी तो हम v1 इसको v2 दे देते, लेकिन अब तो ये पीछे गई नहीं ना, तो v1 और v2 तो होगा ही नहीं। समझ में आया ना, जुड़ गई हैं ये, तो जुड़ गई हैं तो अब इनका द्रव्यमान भी जुड़ जाएगा। भाई आपके पास 5 किलो की एक थैली है, मान लो 5 किलो की एक थैली है, या 5 किलो का एक डब्बा है, उसके साथ आप 5 किलो का डब्बा एक और जोड़ दें तो उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वजन कितना हो जाएगा, 10 किलो नहीं हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से इसका द्रव्यमान भी कितना होगा, इसके द्रव्यमान को, कुल द्रव्यमान को मैं m बोल देता हूं, और इसका द्रव्यमान होगा m1 प्लस m2। यहां से भी 1.5 है ये वाला भी, और ये वाला भी 1.5 है, तो जुड़ नहीं जाएगा, कुल द्रव्यमान निकालेंगे इस पूरी वस्तु का। अब ये जो नई वस्तु बनी है इसका द्रव्यमान भी तो निकालोगे आप, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नई वस्तु का कुल द्रव्यमान, जो भी हमारी चिपकने के बाद जो नई वस्तु, ये दोनों जुड़ गई हैं, इसके बाद जो नई वस्तु बनी है उसका द्रव्यमान, नई वस्तु का कुल द्रव्यमान, ठीक है। हमने यहां से इसका द्रव्यमान निकाला, इसको मैं m बोल देता हूं। कैसे निकालेंगे, m1 प्लस m2 करके निकालेंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको हमने m1 प्लस m2 क्यों किया? ठीक है, बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 1.5 प्लस 1.5, ठीक है, कितना हो गया ये 3 किलोग्राम। तो अब ये जो नई वस्तु बनी है ये 3 किलोग्राम की वस्तु बनी है। समझ में आया? अब हमें निकालना है इन दोनों का सम्मिलित वेग। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई इनका सम्मिलित वेग निकाल दो, यानी कि जो नई वस्तु बनी है ना इसका वेग आप निकाल दो। तो अब इसके वेग को देखो, v1 और v2 तो होगा नहीं यहाँ पर, तो इसके वेग को मैं सिर्फ v बोल देता हूँ, यानी कि मुझे क्या निकालना है, v निकालना है। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया ना, इसका ही तो वेग निकालना है यार, सम्मिलित वेग। तो इसके वेग को हम v बोल देते हैं। v1 और v2 क्यों नहीं बोला भाई, v1 और v2, v1 इससे, ये जिससे पीछे आता वो v1 होता, ये जिससे पीछे जाता वो v2 होता, लेकिन ये तो जुड़ गए ना, पीछे तो गए नहीं, तो इसलिए v1 v2 तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर v। तो अब हमें क्या करना है, हमने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ रखा है, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता था, संवेग संरक्षण का नियम ये होता था कि टकराने से पहले का जो भी कुल संवेग होगा, टकराने के बाद के कुल संवेग के टकराने के पहले का कुल संवेग, टकराने के बाद का कुल संवेग बराबर होंगे। टकराने से पहले का कुल संवेग, टकराने के बाद का कुल संवेग क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इसका जो फॉर्मूला था वो था m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस बराबर टकराने से पहले का कुल संवेग दोनों वस्तुओं का, इसका m1 u1 हो जाएगा। संवेग क्या होता है, संवेग पता है ना, p बराबर में m गुणा में v। जो भी जिस भी जगह पर हम वेग निकालते हैं उसके हिसाब से v बदलता रहता है। अगर हमने प्रारंभिक संवेग निकाला है तो यहाँ पर u आ जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग को हम u से लिखते हैं। समझ में आया ना? तो प्रारंभिक संवेग ही तो निकलेगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर प्रारंभिक संवेग टकराने से पहले, इस पॉइंट पर भी प्रारंभिक संवेग टकराने से पहले दूसरी वस्तु का। अब टकराने के बाद का जो कुल संवेग होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था m1 v1 प्लस m2 v2। लेकिन ये फॉर्मूला हम तब लगाते थे जब दोनों ही वस्तु अलग अलग आगे पीछे जाया करती थी, यानी कि ये वस्तु इधर टकरा के इधर आ गई और ये वस्तु उधर चली गई, तभी तो v1 और v2 होगा। लेकिन इस केस में m1 और मतलब ये जो आपका अंतिम संवेग है ना इस वस्तु का होगा ना इस वस्तु का होगा, कुल संवेग हो जाएगा इस बार। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर में m। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, तो m, क्योंकि इसी वस्तु का तो संवेग होगा ना, अब भाई जुड़ गई है तो इसी वस्तु का तो होगा, तो m गुणा में v। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे करते हैं। देखो हमें m1 दिया हुआ था और m2 भी दिया हुआ था। मैं कर लेता हूँ यहाँ से, m1 हमें कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 2.5, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिख लो 1.5 इंटू माइनस का 2.5, क्योंकि u2 की वैल्यू हमने क्या ली थी भाई, u2 की वैल्यू हमने ली थी -2.5, है ना। नेगेटिव रोल हमें दिखा रहा था कि ये विपरीत दिशा में है, तो -2.5 ये वैल्यू हो गई। बराबर में m कितना आया था इसका 3, और गुणा में v हमें निकालना है। समझ में आया है यहाँ तक क्वेश्चन कैसे किया हमने? अब जरा देखो, ये हो जाएगा 1.5 गुणा में 2.5 माइनस का, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, 1.5 गुणा में 2.5 बराबर में 3 गुणा में v। अब देखो ये भी 1.5 इंटू 2.5 है, ये भी 1.5 इंटू 2.5 है, तो आंसर तो दोनों का सेम आएगा, और बीच में माइनस का साइन है। ये तो पता है ना आपको कि a माइनस ए बराबर 0 होता है, ठीक है, a माइनस ए बराबर 0। जिनके भी मतलब जो भी दो सेम नंबर होते हैं उनके बीच का साइन अगर माइनस है, सेम नंबर के बीच का साइन अगर माइनस है तो वो 0 हो जाते हैं। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसके आंसर में से इसके आंसर को माइनस करोगे तो भी तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा सा रफ वर्क में लिख लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 0 आने वाला है।
और बराबर में क्या चल रहा है हमारा 3v चल रहा है। अब v निकालने के लिए आप 0 के बटे में 3 डाल दोगे, 0 के बटे में कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 ही आता है। यानी कि ये वाली जो नई वस्तु हमारी बनी है इसके पास कोई भी वेग नहीं होगा। टकराने के बाद, ये जुड़ने के बाद तुरंत किस में आ जाएगी, आपकी किस में आ जाएगी, ये आपके जो रेस्ट होता है, ठीक है, जो रेस्ट होता है हमारी, यानी कि ये किसी भी प्रकार की गति में नहीं होगी, बिल्कुल ही रुक जाएगी। समझ में आया है यहाँ तक आपको? ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, तो बहुत अच्छे से समझना है इसको। चाहो तो दोबारा से देख लो, रिपीट करके वीडियो मतलब रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। देखो 12th क्वेश्चन भी आसान सा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि भाई आप किसी वस्तु, जैसे आपने एक मान लो कोई भी डब्बा लिया, 12 क्वेश्चन डाल देते हैं, कोई एक डब्बा लिया आपने ऐसे करके, कोई बड़ा सा बॉक्स है, आप उस पर इस तरफ से धक्का लगाओगे तो ये वस्तु आपके ऊपर नहीं धक्का लगाएगी इस तरफ, ये वस्तु आपके ऊपर इस तरफ धक्का लगाएगी, है ना। ये गति का तृतीय नियम होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार जितने भी बल लगते हैं वो दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो यहाँ कोई खड़ा होगा इंसान, तो भाई इंसान जो बल लगाएगा वो इस वस्तु पर लगाएगा, तो ये हमारी पहली वस्तु हो गई। अब ये जो है ये इंसान पर बल लगाएगी वस्तु, तो ये इंसान क्या हो गया, हमारा दूसरी वस्तु हो गई। यानी कि ये जो लगने वाले बल होते हैं, गति के तृतीय नियम के अनुसार जो बल लगाए जाते हैं वो दोनों ही अलग अलग वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ वो भी समझो। देखो आगे पढ़ते हैं। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, ठीक है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। तो ठीक बात है कि भाई आप एक ट्रक, खड़े हुए ट्रक के ऊपर बल लगाओगे तो आप उसे हिला थोड़ी ना पाओगे। ठीक है, एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। निरस्त करने का मतलब काट देते हैं, असर खत्म कर देते हैं एक दूसरे का। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता। तो देखो जो स्टूडेंट ने, जो भी विद्यार्थी है हमारा, उसने जो तर्क दिया है वो गलत दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल विपरीत होते हैं और बराबर होते हैं तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ऐसा होता तो है, ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता है जब दोनों ही बल केवल एक वस्तु पर कार्यरत हों, जब एक ही वस्तु पर दो बल लग रहे हों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने इस पर बल लगाया और इसने इस पर बल लगाया, तो यहाँ तो दो वस्तुएं हो गई ना। यहाँ पर एक ही वस्तु होगी, जैसे हमने इस तरफ से भी बल लगा दिया इस पे और यहाँ पर इस तरफ से भी बल लगा दिया गया। तो एक ही वस्तु पर अगर जैसे ये 15 न्यूटन का होता तो ये भी 15 न्यूटन का होता। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी दो असंतुलित बल एक दूसरे के ऊपर लगते हैं तो हम मतलब इसका आंसर निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में होते, जैसे ये इस तरफ होता तो ये भी इस तरफ होता, तो दोनों को जोड़ देते, है ना, कुल बल निकालने के लिए। तो कुल बल निकालने के लिए यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ऐसा सिर्फ तभी होता है जो विद्यार्थी ने तर्क दिया है कि भाई निरस्त कर देते हैं। निरस्त तो करते हैं, लेकिन निरस्त तब करते हैं जब केवल एक ही वस्तु पर ये बल लग रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बल है, मैं ये बात मानता हूँ कि दोनों ही बल बराबर भी होंगे और विपरीत दिशा में भी होंगे, ये बात हम मानते हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर ये दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं, यहाँ पर केवल एक ही वस्तु पर दो बल लग रहे हैं। तो जब एक ही वस्तु पर दो समान बल और विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं तब वो एक दूसरे को निरस्त करते हैं, ना कि गति के तृतीय नियम के अनुसार निरस्त करते हैं। समझ में आया है यहाँ तक? ठीक है। अब रही बात ट्रक की, तो भाई ट्रक का जड़त्व पढ़ रखा है ना। जड़त्व तो पढ़ रखा है कि जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा उतना उसके पास जड़त्व होगा। जैसे हम यहाँ ट्रक बना लेते हैं एक, ठीक है। अब ये जो ट्रक होगा भाई, ये जो ट्रक होगा आपका, ट्रक का जो जड़त्व होगा यानी कि द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है उतना ही उसका जड़त्व होता है। जड़त्व का मतलब क्या हुआ कि वो उतना ही चलने से खुद को रोकेगा। या सिंपल सी बात है यार, ये समझ लो कि जितना ज्यादा उसका जड़त्व होगा उतना ही उसके ऊपर घर्षण बल लग रहा होगा। यानी कि इस ट्रक के ऊपर घर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा होगा, है ना। हमारा जो लगाया गया बल होगा वो इस घर्षण बल से कम होगा, इसी वजह से तो ट्रक मूव नहीं कर पाया, है ना। अगर आप इस घर्षण बल से, जैसे मान लो ये घर्षण बल 10 न्यूटन का लग रहा हो और आप यहाँ से केवल 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो, तो ये ट्रक आगे थोड़ी ना बढ़ेगा, है ना। ये ट्रक आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पर 10 न्यूटन हो और आपने यहाँ से 15 न्यूटन का बल लगा दिया तो ये ट्रक आगे बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाला बल इसके असर को खत्म कर देगा ना। तब तो अगर ये ज्यादा होगा तो इसके असर को खत्म कर देगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ये वाला बल इसके असर को खत्म ही नहीं कर पाएगा।
तो इसका मतलब ट्रक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो यही रीज़न है, ठीक है। विद्यार्थी का तर्क सही तो था, लेकिन उसने जो तर्क दिया था वो केवल एक वस्तु के लिए दिया था, गति के तृतीय नियम के अनुसार, क्योंकि ट्रक वाले केस में गति का तृतीय नियम लगता है। यहाँ पर बल विपरीत दिशा में भी होते हैं, बराबर भी होते हैं, लेकिन दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, इस वजह से एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। निरस्त कब करते हैं? जब एक ही वस्तु पर दो समान और विपरीत दिशा में बल लगाए जाएं, इधर से भी 15, इधर से भी 15, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे का असर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यही आपके 11वें और 12वें क्वेश्चन